बॉस के टाइम आपके रोल के बारे में और आपको लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाए थे, क्योंकि उससे पहले कभी भी कोई इतना रियलिटी शो तो नहीं किया, और रियलिटी शो में ही एक्चुअली अच्छे से कोई सेलिब्रिटी को जान पाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जब इस सीज़न शुरू हुआ था तो हमारी टीम ही थी, हम 4 थे, मैं, शहनाज, सिद्धार्थ, आसिफ। हम 4 एकजुट थे एक दूसरे के साथ। फिर बाद में सब अलग हो गए। सिद्धार्थ वॉज जिंदा दिल इंसान, मतलब सिद्धार्थ को डर नहीं लगता था किसी से और सच बोलने से। तो वो इंसान बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही नो फिल्टर वाले इंसान थे, और he was a good guy and a good soul. अभी रिसेंटली आर्यन खान जी की भी मूवी आई है, और दैट मूवी इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड द वे ही हैज़ डायरेक्टेड इट सीम्स की वेरी मैच्योर डायरेक्शन आया है, very matured and simplicity. मेरी ना सफलता का ना डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुका है। सफलता में क्या है? सक्सेस। बट मेरे लिए आज की डेट में सक्सेस है मेरा पीस ऑफ माइंड, ऑफ कोर्स, मेरी हेल्थ, मेरी सुकून, मेरा घर, ये मेरे लिए आज की डेट में सफलता है। और उसके बाद जो आपका काम है। जब अपन कोई मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनको शुरुआत से गर्ल्स को ये बोल दिया जाता है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू शुड बी सेफ, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। ये जो मेरा पॉडकास्ट है, हमने इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से करी है कि लोगों को ये बात पहुंचानी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। आज की तारीख में हर इंसान ये कहता है कि हम मोटिवेटेड रहें, हमें एक उद्देश्य चाहिए, लेकिन मोटिवेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ग्राउंडेड रखती है और हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कायम रखती है। इसी के साथ मैं आपको आज अपने गेस्ट के साथ इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि हैं आरती जी। ये भी एक डिसिप्लिन के तरह से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने अपने संघर्ष से ये साबित किया है कि एज अ हाउसवाइफ, एज अ पर्सन जिन्होंने इतना स्ट्रगल देख लिया, उसके बियॉन्ड भी एक अच्छी लाइफ देखी जा सकती है। उनका रिसेंटली जब हमने शो देखा था बिग बॉस, तो काफ़ी सरप्राइज़ हुए थे ऑडियंस। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं था कि एक बोल्ड पर्सनैलिटी आरती जी के तौर पे इस तरह से सामने आ सकती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, लेकिन ऑडियंस तक बात पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपना उस तरह की एक सेंसिटिव बात को सामने रखना ये दर्शाता है कि वो कितने बहादुर हैं। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारा जो पॉडकास्ट का नाम है वो है यूथक्वेक। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम आरती जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बहुत लोग आपके ब्रदर कृष्णा जी को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एज अ सेलिब्रिटी बहुत लोगों को अपने हुनर से, अपने कॉमेडी से इम्प्रेस किया है। पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। लेकिन एज अ सिस्टर, एज एन इंडिविजुअल, आपकी स्टोरी बहुत सी बातें हैं जो अनकही है। ऑब्वियसली एज अ वुमेन आप एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। एंड जब आपकी स्टोरी आपने खुद सामने लेके आए थे, कुछ ऐसी बातें आप सामने लेके आए थे विच वॉज़ वेरी क्लोज टू यू, विच वॉज़ वेरी सेंसिटिव फ्रॉम एनीबडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, तो पूरी दुनिया सरप्राइज़ भी थी और वो हैरान इस तरह थी क्योंकि आप कभी लाइमलाइट में आए नहीं। आप कभी इतना कृष्णा जी के साथ आप इतने शोज़ में आए भी नहीं, तो इस वजह से एक आपकी दुनिया से बेखबर थी पूरी ऑडियंस। तो जब आप बिग बॉस में आए और आपने अपनी बातें कही, आपने अपनी स्टोरी बताई, तो पीपल एडमायर्ड यू एज अ वुमेन। मैनी वुमेन गॉट इंस्पिरेशन। सो मैं पॉडकास्ट की शुरुआत आपके जर्नी से करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी शुरुआत इस इंडस्ट्री में कैसे हुई। तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से आप इसकी शुरुआत करी, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं इंडस्ट्री में आई, मैं एक्चुअली लखनऊ में पली बड़ी हूँ। मेरी मॉम की जब मैं पैदा हुई थी तो डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर की जो बेस्ट फ्रेंड थी और उनकी जो भाभी भी थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। तो कृष्णा यहाँ पर थे और मैं वहाँ चली गई थी, तो मैं वहीं पर पड़ी हूँ पूरा लखनऊ में। तो
फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मुझे वापस बॉम्बे जाके कृष्णा के साथ रहना चाहिए और मतलब इतना ही सोच के आई थी, ये नहीं सोच के आई थी कि इंडस्ट्री में काम करना है या जो भी है। राइट। तो मैं आई तो उसके बाद यहाँ पर मैंने SNDT कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक सीरियल का ऑडिशन चल रहा है माइका, तब ZTV पे था 2007 में, तो आप आओ जाके ऐसे ही दे दे। बोला ठीक है। मैं गई, रात को 8 बजे पहुँची। जैसे ना मेकअप करना आता था ना कुछ करना आता था, ऐसे ही पहुँच गई। डायलॉग्स भी ज़्यादा अच्छी तरह बोलने नहीं आते थे, पर मैंने कर लिया किसी तरह। और दूसरे दिन मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और पहला ऑडिशन था वो मेरा लाइफ का। एंड बस वैसे ही हो गया। और हाँ, उससे पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, उस सीरियल का तो ठीक है, उसके पहले मेरी एक फ्रेंड है, मतलब जानने वाली थी, वो गई थी एक ऑडिशन के लिए, तो मैंने अकम्पनी किया उनको। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने सबका, मैं तो बैठी थी, बच्ची सी थी मैं, साइड में बैठी हुई थी। तो दूसरे दिन मेरी फ्रेंड को कॉल आया कि वो जो लड़की आपके साथ आई थी वो कौन थी। अच्छा। तो बोले कि वो मेरी दोस्त है। तो बोले मुझे वो अच्छी लगी, उसको लेकर आओ। फिर मुझे वापस वो लेके गई, तो वो साउथ फिल्म थी, उसका नाम था प्रेम सागरम, और वो रामोजी राव जी के ग्रैंडसन के साथ थी। अच्छा। तो मैं वहाँ गई और फिर उन्होंने मुझे बोला आप चाहिए मुझे। मैंने बोला मुझे ना आती है, लैंग्वेज नहीं आती, मैंने कभी पिक्चर सोचा नहीं है, और वो भी डायरेक्ट साउथ फिल्म। तो वो मुझे बोले कि नहीं हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो फिर हम लोग विशाखापट्टनम गए वहाँ पर फिर वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली बीच में बंद पड़ गई, और वो पिक्चर कभी रिलीज़ नहीं हुई ना कंप्लीट हुई। ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाकी थी 20%, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई और फिर बंद हो गई। फिर यहाँ पर आके मैंने अपनी कंटिन्यू की स्टडीज़, फिर ये माइका हुआ, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन TV सीरियल्स। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में इंसिडेंटली हो जाती है, हमको लगता है कि हम किसी चीज़ के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन फिर यूनिवर्स का अलग प्लान होता है और वो कुछ चीज़ें अपनी झोली में ऑटोमेटिकली आ जाती है, एज इन हमने कभी सोचा नहीं और यूनिवर्स प्लान कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए आप खुद प्लान कर रहे थे, या आप में वो स्किल्स थी, या फिर आप अटेंशन, आपको उस तरह का अट्रैक्शन था इस इंडस्ट्री के प्रति? डेफिनेटली मैंने तो बचपन से बल्कि अपने मामा को देखा है, तो मुझे डेफिनेटली उनको बचपन से देखा है, सबको देखा है। मैं शूटिंग्स पे गई हूँ, तो मुझे अट्रैक्शन हमेशा से था, और शौक था काम करने का। मैंने एक्टिंग क्लासेस भी ली थी, बट अल्टीमेटली मेरा गोल ये था कि मुझे शादी करनी है। मेरी लाइफ का एम्बिशन था शादी करना। अच्छा। मुझे एक्टर तो मैं इसलिए बनी क्योंकि मेरी मतलब मुझे कभी वो पाथ आया नहीं मेरा शादी का, तो मैं सोचा घर बैठ के करूँगी का काम ही कर लूँ। सो आई वॉज नेवर दैट एम्बिशियस इन माई लाइफ। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि बिना एम्बिशन के अगर मैं यहाँ तक हूँ, अगर मैं एम्बिशियस होती तो आई थिंक आई वुड हैव डन मच बेटर, बट आई एम कंटेंट। मैं जितना भी है मैं बहुत कंटेंट हूँ, और जो फाइनली मैं चाहती थी, जो एम्बिशन था शादी करना, वो मेरा हो गया था। अभी तो मैं एकदम ही ऐसी हो गई हूँ कि ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने अभी तक प्राप्त की हैं वो यूनिवर्स ने आपको दी है, एंड यू हैव नॉट डायरेक्टेड योर एफर्ट्स, मोर एफर्ट जितना कर सकते थे। तो एज नेचुरल एक्सटेंट के तौर पे अगर पूछें कि आप नेचुरली किस चीज़ के लिए इंक्लाइंड रहते हैं, क्योंकि कृष्णा जी को हम जानते हैं कि ही इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी, तो बहुत सी चीज़ें विथ जीन्स भी आती है, और हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो और ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में हम फिगर आउट करते हैं कि ये चीज़ों में हम अच्छे हैं, तो ये चीज़ों को और आगे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसे स्किल्स को आपने फिगर आउट किया था वाइल यू वर ग्रोइंग अप, कि आप कॉमेडी में अच्छे हो या कोई और आर्ट फॉर्म में अच्छे हो? ऑनेस्टली मुझे डांस का बहुत शौक था। मुझे एक डांस का बहुत शौक था, एंड आई वांटेड टू लर्न, और मैंने इवन मास्टर जी के साथ गणेश आचार्य जी से सीखा भी था। अच्छा। और क्लासेस भी ली थी। तो मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। एक्टिंग का भी था, लेकिन मुझे डांसिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थी मैं। अच्छा। बट
जहाँ पर मेरी किस्मत लिखी थी और जहाँ भगवान चाहते थे मैं वहाँ पहुँच गई एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग। राइट। एक्चुअली आपकी स्टोरी सुन के बहुत बार वो कृष्ण जी की जो स्टोरीज़ पहले हम सुनते थे ना, जहाँ पे देवकी माता थी, यशोदा माता थी, उस कंपैरिजन में हमेशा वो आपकी लाइफ को आई जाती है कि आपका जन्म हुआ और जो आपके मदर थे उन्होंने एज इफ़ उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको सौंप दिया अपनी डॉटर को, एंड फिर यशोदा माता की तरह उन्होंने आपको पाल पोस के लाइक शी गेव यू सच अ गुड अपब्रिंगिंग। सो आपने इतने समय अपने जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए भी देखी क्योंकि आप अपने भाई से बहुत टाइम तक कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं, मैं कांटेक्ट में हमेशा से थी। Right. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कांटेक्ट में नहीं थी ऑब्वियसली, बट ही केम टू नो। वो छोटे से बच्चों को कैसे पता होगा कि हम सगे भाई बहन हैं? वो वक्त लगा, पर वो पहली बार काफी टाइम के बाद आए। हाँ जी, हाँ जी। लखनऊ दिस एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, बिकॉज नॉर्मली अगर अपन बचपन को एनालाइज करें कि किसी भी सिबलिंग की जो बॉन्डिंग होती है वो शुरुआत के बचपन में ही ज़्यादा डेवलप होती है। एंड कृष्णा बीइंग सच अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो इतने एक्सट्रोवर्ट हैं और उनका दिल इतना अच्छा है कि हर इंसान उनसे मोहित हो जाता है, उनको प्यार करता है। और फिर जब हमें पता चला कि एक टाइम तक भाई बहन इतने टाइम तक जुड़ नहीं पाए, तो हम भी एज अ ऑडियंस भी हम काफ़ी फील करते थे इस चीज़ को लेके कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। बट देन हाउ डिड यू कोप अप विद दिस फैक्ट कि मेरे एक ब्रदर हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, जो इतने रिकग्नाइज्ड हैं, सब जानते हैं उनको, लेकिन यू वर नॉट अवेयर। आपको भी एक टाइम के बाद ही पता चला होगा। हाँ, मतलब हम लोग 8-9 साल के थे तो पता चला था, तो तब तो बच्चे ही थे तो ना। वो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? इट मस्ट बी वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। नहीं, ऑनेस्टली हमको थोड़ा थोड़ा अंदाजा था, पर 8-9 साल के हम लोग थे तो हम लोग को इतना दिमाग इतना नहीं था। फिर जब पता चला तो आई वाज तो वेरी हैप्पी कि मेरा एक और भाई है, एक मेरे वहाँ पर भी बड़े भैया हैं, तो एक और भाई है। और फिर वो आया, फिर वो धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू था ही, पर फिर और जब पता चला तो वो और ज़्यादा क्लोजनेस और बॉन्ड हो गया 8-9 साल के बाद जब हम लोग थे। फिर उसके बाद वो चलता गया। सो मतलब फिर इतना कुछ वो नहीं था, बट डेफिनेटली जब वो पहली बार राखी बंधवाने आए, दैट वाज वेरी फॉर मी, मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। राइट जी। तो कभी कृष्णा जी ने आपको कॉमेडी की तरफ मोटिवेट किया, एज इन आप भी इस लाइन में और आगे बढ़े? और मैंने कॉमेडी सर्कस किया था, वो उनका ही शो था, पर उस साल उन्होंने शायद नहीं किया, मैंने किया था। पर मैं ना ऑनेस्टली, मेरा पूरा फैमिली कॉमेडी में बहुत अच्छे हैं, पर मैंने कॉमेडी में कभी इतना किया नहीं है। आई एम मोर इनटू इमोशनल। और मुझे लगता भी है कि मैं इमोशनल ड्रामा ज़्यादा अच्छा कर पाती हूँ, बट मैंने कभी कॉमेडी किया नहीं है, तो आई डोंट इवन नो मच। बट अगर रियल लाइफ में मैं कॉमेडी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली, बट आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने कभी ट्राई नहीं किया और मुझे कभी कभी लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए, जस्ट नेवर नो। हाँ, तो आप अगर अपना फ्यूचर इस इंडस्ट्री में देखते हैं तो आप एक्टिंग के तौर पे देखते हैं, सीरियल्स में या मूवीज़ में देखते हैं? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हो कि कॉमेडी इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग विच यू वांट टू डू, ऑब्वियसली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं तो आप अपने एक्सप्रेशंस को इमोशन के तौर पे एक्टिंग में ज़्यादा बेटर तरीके से दर्शा सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर लाइक, यू टोल्ड अस कि यू वांटेड टू गेट मैरिड, बट देन बियॉन्ड मैरिज आप अपनी लाइफ को इंडस्ट्री में किस तरीके से देखते हैं? कोई आपका फ्यूचर प्लान हो? मेरा प्लान ऑनेस्टली है अभी, और मैं एक्टिंग तो डेफिनेटली, मुझे अच्छा शो आएगा, अच्छा काम आएगा तो मैं करूँगी। मुझे करना है काम टीवी पे, बट अभी मैंने और भी एक अपना खुद का टैलेंट एजेंसी खोली है। अच्छा। जो अभी अगले महीना ही उसका मैं लॉन्च करूँगी और उसकी अनाउंसमेंट करूँगी। आई जस्ट, मतलब मेरा ऑफिस अभी ही खुला है, सो दैट इज़ माई वन थिंग, बिकॉज आई नो लाइक, मतलब मुझे अब अपने पंख फैलाने हैं। एंड इन फ्यूचर मे बी, आई डोंट नो व्हेन, अगर जैसे अपने आप ये पाथ मिल गया और ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचा दिया, अगर मेरा मन है, आई वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर, आई वांट टू प्रोड्यूस नाउ।
सो लेट्स सी. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू वेंचर फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आप डायरेक्शन की तरफ भी आपका माइंड जाता है कि एज एन ना, डायरेक्शन की तरफ अगर मेरा माइंड जाता तो मैं कब का कर चुकी होती. मेरा डायरेक्शन में इतना नहीं है. राइट. एंड see, TV films is different, but TV is very difficult. Direction is Right. very difficult. Director को बहुत काम, and day night they really work hard, and I really respect all the directors राइट. जिनके साथ मैंने काम किया और नहीं भी किया है. बहुत मेहनत का काम है. और कभी कभी ना उनका विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट मतलब वो उतना वो नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन. Right. सो आई डोंट थिंक सो कि मैं सीरियल में कभी डायरेक्शन का सोचूंगी भी. Right. ना मैंने कभी फिल्म्स में सोचा है, बट डेफिनेटली प्रोड्यूस. एक्चुअली मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अभी रिसेंटली आर्यन खान जी की भी मूवी आई है और दैट मूवी इज़ डूइंग वेरी वेल. एंड द वे ही हैज़ डायरेक्टेड इट सीम्स की वेरी मैच्योर डायरेक्शन आया है उनकी तरफ से. मैच्योर्ड एंड सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी. आई सॉ सम, मैंने 2-3 एपिसोड ही देखे हैं, ज़्यादा पूरा नहीं देखा. सो आप जब ये कहते हैं कि एज यू आर एन इमोशनल पर्सन, यू एक्सप्रेस योर इमोशंस वेरी वेल, सो इस तरह से एक इंडिकेशन जाता है क्योंकि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं दे कैन शेयर स्टोरीज वेरी वेल, लाइक ऑन अ जनरल लेवल ऑल्सो. इसलिए मुझे लगा कि कहीं आपका डायरेक्शन की तरफ भी रुझान हो. तो अब मैं वैसे आपसे एक उस मोमेंट की बात पूछना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है, जो आपने एक बार ऑडियंस तक सामने लाए भी थे कि लाइक विच इज़ लाइक बहुत एक जनरल प्रॉब्लम है विच इज़ लाइक मैनी गर्ल्स मैनी बॉयज़ इन देयर चाइल्डहुड टीनेजर लाइफ में उनको फेस करना पड़ता है. बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम बहादुर लोग आपकी तरह होते हैं जो उस चीज़ को बोल्डली बोल देते हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप में इतनी हिम्मत है कि क्योंकि बीइंग अ वुमेन एम्पावर्ड सोसाइटी हम भी देखते हैं कि वुमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना प्रोग्रेस किए हैं. 70-80 ईयर्स में उनकी प्रोग्रेशन, उनकी लाइफस्टाइल बहुत आगे बढ़ी है, प्रोग्रेसिव दुनिया हुई है. फिर जब हम देखते हैं कि आपने अपनी इस इतनी सेंसिटिव बात को सामने रखा विच वॉज रिलेटेड टू मॉलेस्टेशन. सो आई लाइक माई वाइफ, माई किड्स, लाइक वी ऑल्सो डिस्कस. तो माई वाइफ वॉज वेरी इंस्पायर्ड विथ दिस पर्टिकुलर स्टेप और वो खुद भी कृष्णा की भी बहुत बड़े फ़ैन हैं. सो आप अगर हमारी ऑडियंस को एक बार बताना चाहें कि जैसे ये चीज़ बहुत मुश्किल रहा होगा आपको शेयर करना, तो क्या आप बताएंगे कि अगर लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन में कोई आम इंसान आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. हैंडल मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अपने माँ बाप को जो है ना, अपने माँ बाप को बहुत खुल के अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए. और प्रोटेक्टिव तो डेफिनेटली हर माँ बाप होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो उनको ना एक राइट नज़रिया, राइट एजुकेशन और वो बहुत ज़रूरी है. और इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि एक बच्चा आपसे आके खुल के बात कर सके. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल. और आजकल तो मतलब आपने देखा है कि ये रुका नहीं है, ये हो ही रहा है. और जो बहुत दुख की बात है, मतलब आज भी मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है, कि इतना गुस्सा आता है कि मतलब बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि माँ बाप को इतना खुल के रहना चाहिए और कि वो बच्चा अपनी बदल की बात और अपनी बात सामने रख सके. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. एंड ऑब्वियसली एक जब ऐसा एक हमसफ़र मिल जाता है, एज अ पार्टनर जब मिल जाते हैं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. हम पूरी ऑडियंस जब उनको पता चला कि यू गॉट मैरिड और फिर गोविंदा जी भी आपकी मैरिज में आए अपनी ब्लेसिंग्स देने, कृष्णा जी भी आए, तो लाइक एज एन इंटायर ऑडियंस बहुत खुश हुए हम लोग. लाइक यू गॉट इनटू क्योंकि आप कह रहे हैं कि यू मैरिज वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो जब ऐसे कोई पार्टनर आपके जीवन में आ जाते हैं हु इज़ सो कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में भी कुछ बताएं. सो माई हस्बैंड दीपक, हाँ जी, तो वो ही हैज़ अ स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी एंड
हम मिले थे, एक हमारी अरेंज मैरिज हुई है, और अरेंज मैरिज के आई थिंक हम मिले अगस्त में, और दिसंबर में तो रोका हो गया हमारा, और फिर अप्रैल में शादी। मतलब हम रुके नहीं ज़्यादा, हमने शादी कर ली बिकॉज आई थिंक मुझे लगा कि, मैं सच बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अगर मुझे आप 10 में से एक मार्क्स दोगे तो मैं 6 या 7 नंबर पे एक अच्छी इंसान हूँ। बट नॉट बिकॉज दीपक इज़ माई हस्बैंड, बट मैं जेन्युइनली बोलती हूँ वो इंसान 10 में से 11 है। राइट। आई थिंक ही मेक्स मी बेटर पर्सन। वो मुझे एक बेटर इंसान बनाता है। मेरे में जितनी, मैं थोड़ी रेस्टलेस हूँ, मैं थोड़ी हाइपर हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, और मैं हूँ, बट ही काम्स मी डाउन। और वो बहुत संजीदे हुए लोग होते हैं ना, समझदार और काम, वैसे इंसान है। और सो सपोर्ट की बात तो खैर मैं कहाँ जाऊँ, तो ये जो कंपनी मैंने खोली है, ये उनकी वजह से खोली है। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे करना चाहिए। ही वांट, मतलब मैं आज चाहूँ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। मतलब मैं हूँ जो थोड़ा सा आई एम मोर, क्योंकि मुझे हमेशा शादी करनी थी ना, तो मैं अपने घर में बहुत खुश रहती हूँ, और मुझे काम करना हो तो मैं एक्टिंग करे ले अपना कोई अच्छा काम, बट मैं इतना हर जगह पे हाथ पैर नहीं फैला सकती। बट बिकॉज ऑफ हिम, उन्होंने मुझे बोला ये करने के लिए, तो मैंने ये शुरू किया है, एंड माई टैलेंट एजेंसी, बिकॉज ही इज़ माई बैकबोन एंड ही हैज़ स्टार्टेड दिस फॉर मी, एंड आई हैव, लाइक ही सेड कि आप इतने लोगों को जानते हो और आपके कॉल पे सब लोग हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग, एंड नॉट बिकॉज ऑफ कि घर क्यों बैठे हो और बोर क्यों हो रहे हो। मैं कभी बोर नहीं होती, और मैं कभी, मतलब ही नोज आई एम वेरी हैप्पी इन माई हाउस, बट ही सेड दैट आपके अंदर इतना कैलिबर है तो यू शुड, तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, एंड दैट्स इट। और दूसरी चीज़, और वो बिग बॉस देखते थे, मतलब कम देखते थे, लेकिन उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा देखती थी, तो उनकी मम्मी उनको कहती थी कि तुम इस लड़की आरती को वोट करो, मुझे पसंद है आरती को, एंड ही नेवर वोटेड फॉर मी, नेवर। सो आई थिंक वो मिले ही मुझे ये बोलने के लिए कि मैंने आपको कभी वोट नहीं किया, तो मैंने उनको बोला भी पहली बार जब बात किया, शायद इसलिए मैं टॉप 5 में थी, टॉप 3 में नहीं थी। सो दैट्स हाउ बातें शुरू हुई, एंड फिर in 3 months I took the decision that I want to get married to him. वो तो पहले ही सोच लिया था उन्होंने कि वो, क्योंकि आई एम वेरी मतलब मैं साफ, जो है वो है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक ही लाइक दैट अबाउट मी, जो है वो है। सो ये मतलब कहना गलत नहीं होगा, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि एक सफल इंसान के, सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके केस पे ये था कि हाँ, एक सफल महिला के पीछे एक हाथ है। अभी तक जो मेरी सफलता थी, हाँ, 1 साल से पहले, तो वो तो मैंने खुद बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था, राइट। और अब मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे अब जो 1-1.5 साल में है, मेरी सफलता तो ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे मेरी ना सफलता का ना डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुका है। राइट। सफलता में क्या है, सक्सेस, बट मेरे लिए आज की डेट में सक्सेस है मेरा पीस ऑफ माइंड, ऑफ कोर्स, मेरी हेल्थ, मेरी सुकून, मेरा घर, ये मेरे लिए आज की डेट में सफलता है। और उसके बाद जो आपका काम है, राइट। काम तो मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो बहुत आधे शोज़ नए गाँव के आते हैं जो मैं जाना नहीं चाहती, बहुत दूर हो जाता है, और दूसरी चीज़ कभी कभी मुझे रोल पसंद नहीं आता। तो मेरे लिए ना मेरी सफलता इस वक्त मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी खुशी है, वो है मेरा जो पारिवारिक जो वो है समय, वो सफलता है। सो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज सफलता तो आपके खुद के दिमाग से होती है, आप कितने शांत हो और आपका कितना दिमाग कैसा है, उससे सफलता मिलती है। तो मेरा जो अभी शांत है, और जितना रिलैक्सेशन है, और जितनी मैं थोड़ी सी संभल गई हूँ, और थोड़ी सी एक वो ठहरता जो आ गई है, एग्जैक्टली मैं बोलूँ, वो मेरे हस्बैंड की वजह से है। तो मुझे ऐसा लगता है उस सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा उनका हाथ है। व्हाट इज़ रियली गुड कि आपने जिस इंडस्ट्री में एंटर किया है, जो नया वेंचर आपका है, इट इज़ रियली नीडेड, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
और जब आप जैसे लोग जो इतने कॉम्पिटेंट हैं और जो इमोशंस को समझते हैं और इस बात को समझते हैं कि राइट पीपल शुड गेट राइट अपॉर्चुनिटी, तो जब आप जैसे लोग जब इस चीज़ में जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो जो डिमांड साइड है वो प्रॉपरली मीट आउट हो सकती है। क्योंकि फिर होता क्या है कि जब अगर मान लीजिए कि सप्लाई साइड में कोई ऐसे पर्सन हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम नहीं करते, तो फिर वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है जो लोग डिज़र्व करते हैं आगे बढ़ना। या मुश्किल हो जाता है। और आई थिंक यू नीड अ राइट सोर्स। एंड बिकॉज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एक आर्टिस्ट की चीज़ें, आर्टिस्ट की बातें और आर्टिस्ट का वो समझती हूँ कि जैसे मैंने मतलब एक्सक्लूसिव किसी को नहीं रखा है। मैं ही नहीं आज तक एक्सक्लूसिव हुई किसी के साथ, तो मैं क्योंकि मैंने अपनी काम शुरू किया तो मैं किसी को एक्सक्लूसिव क्यों रखूँ। सो आई जस्ट फील दैट मैं जिस चीज़ के लिए ओके नहीं थी मैं वो नहीं करती, और जिस चीज़ के लिए मैं ओके हूँ मैं वही चीज़ अपने काम में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो एज अ वुमेन आप भी देखते होंगे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस वुमेन फेस करते हैं और बहुत टाइम से करते आए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके बहुत ज़्यादा वरिड भी हैं और आपको कचोटता हो ऑन अ डेली बेसिस कि ये चीज़ इतने टाइम से है, बीइंग अ वुमेन, क्योंकि वुमेन दे हैव ऑल दी राइट टू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग एंड दे ऑल्सो हैव दैट पोटेंशियल टू प्रोग्रेस बियॉन्ड जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने कंडीशंस बना दी हैं औरतों के लिए कि दिस इज़ व्हाट अ फीमेल विल डू, दिस इज़ व्हाट अ मेल विल डू। ये कंडीशनिंग बन चुकी है बहुत टाइम से। तो जब भी एज अ फीमेल जब वो उस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई एक बाधा अनकंडीशनली सोसाइटी क्रिएट कर देती है। जैसे कि अगर आप इसको एज एन एग्जांपल देखें तो जब अपन कोई मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनको शुरुआत से गर्ल्स को ये बोल दिया जाता है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू शुड बी सेफ, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट। और एक कंपैरिजन बॉयज़ और गर्ल्स में हमेशा ही रहता है। अगर किड्स के तौर पे भी देखें, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो वो कंपैरिजन चलता रहता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में, कि बॉयज़ को थोड़ी सी ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है, नॉट इन एवरी फैमिली बट इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़। और जिस तरह के कम्युनिकेशन होता है विद गर्ल्स विद बॉयज़, इट इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक तरह से डायरेक्शन दी जाती है या दोनों को एक तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहीं ना कहीं वो एक इस तरह का मैसेज ज़रूर दिया जाता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज द सोसाइटी इज़ नॉट सो फेवरेबल, बजाय ये बोलने के कि बॉयज़ को समझाने के कि यू शुड बी मोर केयरफुल इन योर कंडक्ट। लड़कों को समझाना ज़रूरी है कि जैसे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी को समझाओ, बजाय उसके लाइन तो ये होनी चाहिए ना कि बेटों को समझाओ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है बेटों को और कंपेयर कर दिया जाता है, तो वो एक टाइम के बाद वो चीज़ लड़कों को समझ में नहीं आती है कि हाउ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बिहेव वेल इन अ सोसाइटी। और ख़ासकर जब ये सोसाइटी में जब ये सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रियल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स लोग फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक रिलेशन को टाइम ही नहीं देते। इट इज़ मोर अबाउट टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो अपन ने टेक्नोलॉजी की हेल्प ले ली, उससे जो सॉल्यूशन मिला वो अपन ने उस पर वर्क कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ में बदलाव आना चाहिए? एंड एज अ वुमेन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तो काफ़ी बदलाव आ गया है जो मुझे ऐसा लगता है। मतलब हमारे यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत मेरी मम्मी ने बहुत मुझे खुला रखा है और बहुत खुला, मतलब उनको इतना विश्वास था तो मुझे तो बहुत आज़ादी दी गई, तभी तो मैं ऑल द वे आई और फिर मैंने काम किया। और आजकल लड़कियां बहुत दूर दूर से आ रही हैं और अपना काम कर रही हैं, बाहर शहरों में जा रही हैं। रही बात सेफ्टी की कि अपना ख्याल रखो,
तो उसमें तो हर माँ बाप बोलेंगे ही ख्याल रखो, और वो सही भी है। हाँ, ये बात सच है कि अपने बेटों को जैसे बेटियों को समझा रहे हो वैसे अपने बेटों को भी समझाओ राइट। कि एक लड़की कमोडिटी नहीं है, सिर्फ आपकी बहन ही बहन नहीं है, वो लड़की भी इंसान है। एंड मतलब डेफिनेटली लड़कों को मतलब ये एजुकेशन देना चाहिए कि यू हैव टू ट्रीट अ गर्ल नाइसली। आई एम नॉट सेइंग ट्रीट अ गर्ल लाइक अ गर्ल, बिकॉज लड़कियां आजकल की बहुत समझदार और बहुत सहज हैं और बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां आप कमज़ोर रह गई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली माँ बाप को अपने बेटों को भी समझाना चाहिए कि देयर इज़ अ वे एंड देयर इज़ अ कंडक्ट which you have to do with everybody, not only with girls. And but I just still feel that काफ़ी ज़माना चेंज हो गया, which I'm glad. मतलब हमारे ज़माने में तो जब मुझे भेजा गया था तो भी बहुत लोगों ने मेरी मम्मी से पूछा था कि कहाँ भेज रहे हो अपनी बेटी को, बट अब नहीं ऐसा है। और अब तो हम तो बॉम्बे आए हैं, तभी भी मेरा परिवार यहाँ था लखनऊ से, एक परिवार से दूसरा परिवार। अब तो लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं काम करने, तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। लेकिन डेफिनेटली जो मोलेस्टेशंस एंड रेप्स जो हो रहे हैं, मैं सच बोलूँ तो अगर इंस्टेंट एक्शन और इंस्टेंट मतलब एकदम इतना पनिशमेंट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि लोगों की खुद की लड़कों जो लोग करते हैं ना कि रूह कांप जाए। राइट। ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा पनिशमेंट आना चाहिए, ऐसा लॉ बनना चाहिए। एंड आई थिंक तब चीज़ें शायद बेटर हों। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब ये वो, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास सबूत है तो टेक द एक्शन इमीडिएटली। राइट। ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई गर्ल, आप जैसे कह रहे हो कि आजकल मेट्रोज़ में सब आ जाते हैं, मूव करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स को से रिवोल्ट भी करना पड़ता होगा। ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं हर चीज़ में। मुझे नहीं लगता। मुझे तो आजकल मैंने जो ऑनेस्टली अपने आसपास जिन लोगों को देखा है, बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। और बहुत अब मेरे जो लोग हैं जानने वाले, बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। और हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बोलेगा ख्याल रखो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी को भी बोलेगा बेटा ख्याल रखो अपना और अपना सेफ रहो। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट और हर लड़का भी ऐसा नहीं होता। वो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब मचाया हुआ है, वो कुछ ही लोग हैं और उनकी वजह से। लेकिन वो कुछ लोग जब वो कांड कर देते हैं ना, तो फिर बहुत दुख होता है। क्योंकि सामने वाला जो भी है, जो भी विक्टिम है, वो तो उसकी तो वो तो गया ना। राइट। एक्चुअली एक चीज़ हमेशा दिमाग में आती है कि हम जो अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपने आप के साथ जो बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो किस तरह की होती है। कि मान लीजिए अगर किसी ने कोई नेगेटिव चीज़ को फेस कर लिया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस धारणा के साथ कंटिन्यू करते हैं और अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको फिर फिगर आउट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, एंड दे गेट डिसअपॉइंटेड विथ लाइफ। और फिर हर इंसान को एक ही तराजू से तोलते हैं जब बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि अपन खुद के साथ डेली बेसिस पे किस तरह की कॉन्वर्सेशन करते हैं। क्या हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं खुद के साथ या नेगेटिव। और लाइफ में इम्पॉर्टेंट यही है कि जैसे अगर सक्सेस की बात करें, जैसे आपने कहा, सक्सेस का मतलब ये तो है नहीं कि हमें कुछ पाना था वो मिल गया तब हमें सक्सेस की अनुभूति होगी। इसमें ये भी है कि हमने उस जर्नी को किस तरह से उसका सामना किया, वो जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ टॉक जो हम खुद के साथ करते हैं, वो क्या लगता है आपको कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है एज अ वुमेन, एज एन इंडिविजुअल, कि वो किस तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में गलत बोलोगे तो दुनिया तो है ही गलत बोलने के लिए, तो आप अपने बारे में क्यों ही गलत बोलना चाहते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग ये मीन नहीं करते, बट उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि उनके मुंह से ऐसा निकलता है
तो आपको अपने पे वर्क करना चाहिए और अपने बारे में अच्छा बोलो, ताकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दुनिया तो है ही आपके बारे में बुरा बोलने के लिए। और रही बात नेगेटिविटी की, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। और मैं हमेशा मेरा बहुत क्लियर है, मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, मैं वो बोलना चाहूँगी। मैं ना नेगेटिविटी से ना दूर रहती हूँ, मैं नमस्ते कर देती हूँ मैं ना जब ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा चैंचैं होती है ना, मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही पढूं, क्योंकि मेरा एक बहुत ही फंडा क्लियर है जो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो सबसे पहले कीचड़ तुम पे उड़ेगा, तो ना उसमें घुसो ही मत। और जहाँ देख रहे हो ना उससे 4 कदम पीछे हो जाओ, क्योंकि ये जो है ना आपको अफेक्ट करेगा। एंड आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, मुझ पे अफेक्ट करता है और मैं बहुत मेरा दिमाग बहुत चलता है, तो मैं टचवुड दूर ही रहती हूँ। और अभी ऑनेस्टली शादी के बाद तो मेरे पास वक्त ही नहीं रहता, मैं रहती ही नहीं हूँ किसी के साथ, मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ, अपने पति का इंतज़ार करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, उन्हीं के साथ घूमती हूँ, उन्हीं के साथ मैं ज़्यादातर लोगों से अब मिलना बंद कर दिया है, तो मेरे साथ ना अब नेगेटिविटी का कोई इतना वो है नहीं। पर अब कुछ थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे पीस मैटर करता है। एवरीथिंग इज पीस। आपका पीस है तो आपका काम है, आपका पीस है तो सब कुछ है। आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, और उसके बाद आपके पास शांति ही नहीं है, तो उस पैसे का क्या? ऑफ कोर्स। एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी कमाई आपकी ज़िंदगी की कुछ है तो वो हेल्थ है। राइट, क्योंकि ज़्यादातर लोग सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हाँ, मतलब आप सक्सेस के पीछे जितना पैसा कमाते हो, फिर अगर आपको हॉस्पिटल में ही डालना है तो आपने पैसा क्यों कमाया? राइट। ऊपर से वो सुइयाँ, वो तकलीफ, वो दर्द, उससे अच्छा आप अपना ख्याल रखो, 10 की जगह 6 रुपया कमाओ, लेकिन खुश रहो। ये जैसे बिग बॉस के टाइम आपके रोल के बारे में और आपको लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाए थे, क्योंकि उससे पहले कभी भी कोई इतना रियलिटी शो तो नहीं किया, और रियलिटी शो में ही एक्चुअली अच्छे से कोई सेलिब्रिटी को जान पाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब आप उस टाइम सिद्धार्थ भी थे एज अ मेंबर, तो सिद्धार्थ को बहुत पसंद किया ऑडियंस ने, तो आपका इक्वेशन उनके साथ कैसा रहा और एज अ पर्सन आपने उनको कैसा जाना? सिद्धार्थ वाज जिंदा दिल इंसान, वेरी नाइस पर्सन। एक तो कपट, झूठ, वो सब सिद्धार्थ में, मतलब सिद्धार्थ को डर नहीं लगता था किसी से और सच बोलने से। तो वो इंसान बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही नो फिल्टर वाले इंसान थे, और ही वॉज अ गुड गाय एंड अ गुड सोल। और हमारी शुरुआत में जब सीज़न शुरू हुआ था तो हमारी टीम ही थी, हम 4 थे, मैं, शहनाज, सिद्धार्थ, आसिम, हम 4 एक लोग जुट थे एक दूसरे के साथ। फिर बाद में सब अलग अलग हो गए, बट मेरा, शहनाज और सिद्धार्थ, हम सबका एंड तक एक रहा। मेरा तो सबके साथ ही ठीक था। ही वॉज वन ऑफ द गुड ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट। राइट। सो तो वैसे आप बिग बॉस के में एंटर करने से पहले कुछ भूमिका बन जाती है कि बिग बॉस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने बिग बॉस शो कर लिया? तो आपको कैसा लगा कि क्या उससे आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कोई ग्रोथ आई या कोई पॉजिटिव चेंज आया? आपको बिग बॉस का एक्सपीरियंस आप किस तरह देखते हैं? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई मीन ऑनेस्टली बहुत लंबा समय था हमारा, 3 महीने का 5 महीना चला गया था। एक टाइम के बाद, पहले तो 2 महीने बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी बिना घर वालों के और वो, बट फिर 2 महीने के बाद तो मुझे धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू हो गई थी। एंड आई न्यू, और हमको ये अनाउंस कर दिया गया था अंदर कि हमारा शो कंट्री में सबसे नंबर 1 है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो एक अलग ही जज्बा आ गया था, एक अलग ही एक्साइटमेंट था अंदर, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, सब एक्चुअली नॉर्मल रह रहे थे, तो मज़ा आती थी। और it was a good experience, honestly it was a very good experience। and सबसे दोस्ती हुई मेरी, तो सभी के साथ थी, मेरा आज भी सबके साथ ही
सबके साथ अच्छा है, लाइक Right. कुछ लोग किसी से बात नहीं करते, कुछ लोग एक हाँ। दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सबके साथ अच्छा है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली नेगेटिविटी ना लेती हूँ ना देती हूँ, मैं सबके साथ न्यूट्रल रहती हूँ। और अगर मुझे कोई नहीं पसंद करता तो मैं बोलती हूँ ओके, मुझे ठीक है, आप मुझसे बात मत करो, मेरा बहुत क्लियर है। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा बिग बॉस का, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। Right. नए लोग, अलग अलग जगहों से आए हुए, सबके अलग मेंटालिटी, बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। ये एक नेचर जो है, ये नहीं करना है, ऐसा लाइफ में आगे जाके कभी नहीं करना है। और कुछ लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि बिग बॉस में जब आप आए थे तो काफ़ी लोग सरप्राइज हुए थे, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप आओगे, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेट अवे मना ही कर देते हैं शो को। नहीं, मैं तो हम बिग बॉस करना चाहती थी, मुझे करना था अच्छा, बिग बॉस। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत मतलब मैं तो बहुत बोल्ड हूँ और बहुत ही आउटस्पोकन हूँ, राइट। बट मैं अंदर जाके पता नहीं थोड़ा घबरा गई थी कि मैं आउटस्पोकन हूँ इन अ सेंस, मैं सुना दूंगी कि आप गलत हो, हाँ। पर मैं बोलूँगी आप गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मुझे चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों की इज्जत गिराना, ये कौन सा गेम है? दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड बट आई थिंक धीरे धीरे मैं समझ गई थी कि कहाँ है, क्या है, मुद्दा है तो उसमें बोलना है। पर धीरे धीरे तो फिर ऐसी जर्नी निकल गई। आई वॉज एन अंडरडॉग, और फिर धीरे धीरे साइड से होते होते आई वेंट। वैसे आपने बहुत अच्छा खेला बिग बॉस में, आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था। खेलना क्या है बिग बॉस में, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एवरीबडी सेज प्ले अ गेम, मुझे ये नहीं समझ में आता कि व्हाट डू यू हैव टू प्ले इन बिग बॉस। राइट। आई डोंट नो प्ले क्या करना है। यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू हैव टू, यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव टू बी यू, राइट। एंड यू विल शो योर ओन पर्सनैलिटी। एक्चुअली आप तो एज अ बहुत ही रियल पर्सन है, तो यू हैव शोन योर रियलिटीज़, बट देन वहाँ पे काफ़ी लोग फिर भी फेक आउट करने की कोशिश करते हैं, बट देन बहुत ही लॉन्ग पीरियड होता है कि वो नॉट पॉसिबल। ज़्यादा इतने time 200 तक- कैमरा लगे हैं, आप कहाँ फेक, कितना फेक कर लोगे? 10 दिन, 12 दिन, एक महीने, इससे ज़्यादा आप फेक नहीं कर सकते। राइट। वैसे हमारा पॉडकास्ट अधूरा रहेगा अगर गोविंदा जी की बात हम ना करें और कृष्णा जी की नहीं करें। तो गोविंदा जी और कृष्णा जी के साथ एज अ लाइक आपका क्या बॉन्डिंग रहता है? और गोविंदा जी तो हमेशा एक एंटरटेनर रहे हैं, हम तो काफ़ी हमने उनकी मूवीज़ देखी है, और टीवी मूवीज़ भी, जब मूवीज़ के बाद भी एक टाइम ऐसा आया था जब टीवी में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली उनका काम चल रहा था। हीरो हर तरह के नंबर 1 से वो कनेक्टेड हैं। तो गोविंदा जी के साथ आपके क्योंकि जब वो संगीत हुआ था, इट वाज अ वेरी ट्रेंडिंग, जब आपकी शादी हुई, संगीत हुआ, तो फिर वो आए, गोविंदा जी आए, कृष्णा आए, तो इट वाज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन। तो ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही थी। तो अपने आप गोविंदा जी के बारे में बताएं, उनके साथ आपका रैपो कैसा रहता है? मेरा तो बचपन से ही बहुत अच्छा है, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उनको, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ उनको लेके। और मेरा उनके साथ रिलेशन जैसा है हर मामा भांजी का होता है, वैसा ही है। राइट। मतलब कुछ, मतलब आई लव हिम अ लॉट, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी बच्चों से प्यार करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, सेंसिटिव है वो। और मतलब मेरी शादी पे जब वो आए, आना ही था उन्हें, उन्होंने बोला ही था मैं आऊँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो, आई थिंक दैट वाज, मेरी शादी पे वो उनका आना वाज द बिगेस्ट गिफ्ट राइट। आई वुड हैव गॉट इन माई मैरिज। एंड मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बॉम्बे में थे, और उन्होंने, वो आए, बस दैट्स इट। वो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट आई कुड गेट इन माई लाइफ, कि वो मेरी शादी पे आए। वो यश, नमू नहीं आ पाई, सुनीता मामी नहीं आ पाई, बट जब मैं उनसे मिली सुनीता मामी से, तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी, शी क्राइड। एंड ठीक है, वक्त था जो अब निकल गया है, और अब सब अच्छा ही है। ऑब्वियसली उनके वो जब आए तो आपको तो खुशी हुई होगी। मैं 2 सेकंड के लिए ऐसी हो गई थी कि मतलब मुझे पता था, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, मैं सबसे मिल तो रही थी, पर मेरी बार बार नज़र सिर्फ दरवाजे पे थी कि चीची मामा कब आएंगे।
और when he came my like मैं एकदम I was very very happy, इतनी खुश थी कि मैं चुप हो गई थी. We can actually understand your emotions because एंड the मैं way you are दुल्हन बनी saying. थी, मुझे था मेरे मामा मुझे देखे और उन्होंने मुझे देखा तो I was happy. ग्रेट. एक्चुअली जब आप करियर शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग भी आती है, एज इन क्योंकि जब अपन कोई भी नए क्षेत्र में शुरुआत करते हैं तो पहले ऑडियंस या फिर सपोर्टिंग स्टार कास्ट वेलकम नहीं करती है. 2007 में जब आपने मायका किया था तो शुरुआत में आपको कुछ इशू आए थे इग्नोरेंस से रिलेटेड बिल्कुल या? भी नहीं, मुझे कोई इश्यूज नहीं आए. मेरा शो सुपर हिट था. हाँ. वो मैंने छोड़ दिया 3 महीने के बाद. लाइक इट वाज अ सुपर हिट शो एंड नो आई डिड नॉट. मैंने लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था तो मैंने साउथ का फिल्म किया. पहला टीवी का ऑडिशन दिया तो मैंने ये शो कर लिया. सो मुझे कोई इग्नोरेंस तो मेरे को टचवुड इंडस्ट्री में कभी फील नहीं हुई. यस डेफिनेटली मेरा एक बीच में फेज आया जब मैं लीड नहीं कर रही थी और फिर मतलब लीड नहीं कर पा रही थी. वो एक वक्त आया बट देन बिग बॉस चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. तो ये जो आपने अभी बता रहे थे वेंचर आपने नया शुरू किया है टैलेंट हंटिंग का, तो उसका टैलेंट मैनेजमेंट का, तो उसका उद्देश्य क्या है? लाइक व्हाट इज़ योर विजन फॉर दिस प्रोजेक्ट? मेरा विजन यही है कि मैं सबको आई नो लॉट ऑफ पीपल, सो बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई वांट टू आई हैव माय टीम व्हिच इज वर्किंग विद मी एंड आई हैव माय पार्टनर कॉल्ड आफरीन. शी इज आल्सो देयर विद मी. शी इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड. सो हमारा यही है कि हम अच्छा काम करें और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें और कुछ बड़ा करें. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग एंड आई वांट टू डू गुड. तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगती है अभी ये चीज़ अभी इस चीज़ अभी है नहीं इंडस्ट्री में, लेकिन आप क्योंकि आप इस चीज़ में एंटर कर चुके हैं तो आप वो चेंज ला सकते हैं? मैं ऑनेस्टली बड़ी बड़ी बातें करने में बिलीव नहीं करती. कभी लाइफ में चेंज करूँगी तो खुल के बोलूँगी और सीना ठोक के बोलूँगी कि किया है मैंने. अभी से जब चालू हो रहा है और अभी नहीं हुआ है तो आई डोंट वांट टू टॉक बिग. आई वांट टू डू. मैं कहती हूँ ना वो कम बोलो और काम करो ज़्यादा. आई फील दैट इज़ बेटर एंड आई बिलीव इन दैट. जब कुछ होगा अच्छा तो वो अपने आप पता चल जाएगा. मुझे उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वैसे ये बहुत अच्छी थॉट है. सिंप्लिसिटी और ग्रैटिट्यूड भी है आप में एंड एट द सेम टाइम आप इतने बोल्ड हैं. इट इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन जो नॉर्मली होता नहीं है एंड इट इज़ वेरी मच नीडेड इन दिस सोसाइटी where women like you are bold also and at the same time they have that gratitude. So it was wonderful having a chat with you. Thank you. And I'm sure हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा. I hope so. प्लीज़ मुझे पसंद करिएगा हमारा पॉडकास्ट और हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप अगर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें, अपनी तरफ से कोई मैसेज शो करना चाहें तो बताएं. मैं मैसेज शो करना चाहूँगी डेफिनेटली. मैं ये बोलना चाहूँगी कि कंपैशन बहुत ज़रूरी है, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी बीच में और बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गई थी कुछ टाइम पहले जब ये डॉग्स का हुआ था अभी और उनको रीलोकेट कर रहे थे, मार रहे थे. मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये मत भूलिए कि अगले जन्म में आप भी यही होंगे. और हर जन्म में कहते हैं ना, कभी चींटी बनते हैं, कभी इंसान बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी डॉग बनते हैं. आप भी बनेंगे. तो क्या आप चाहेंगे कि आपको बांध के घसीटा जाए? नहीं, आई एम श्योर. बट मैं यही बोलती हूँ कि आप अपना कर्मा खुद लिखते हैं अपने हाथों से. और मैं ऊपर जाके स्वर्ग और नर्क नहीं मानती. मैं यही मानती हूँ इसी दुनिया में और इसी धरती पे जब तक आप जी रहे हैं. तो क्या होता है ना कि जब आप गलत करते हैं तो आपको गलत मिलता है. तो आप अपना नर्क और स्वर्ग खुद चुनते हैं. तो प्लीज़ कंपैशन रखिए, काइंडनेस रखिए एनिमल्स के पास, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है.
आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और मुझे बहुत दुख होता है ये देख कर ये सब, और मैं बहुत ज़्यादा एनिमल उसके लिए बहुत ज़्यादा रहती हूँ। मतलब मेरा ज़िंदगी में बस चले ना, तो मैं सच्ची बोलूँ तो 50 शेल्टर खोलूँ। और बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। आप जो कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद लिख रहे हो। और फिर क्या होता है ना, भगवान ना आपको देता है, और आपका बुरा कर्म ना आपके लोगों पर भी आता है। तो अपने लोगों को भी बचा लो, एटलीस्ट अपने लोगों को ही बचा लो ना करके ये सब। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर मी इज़ दिस: हैव कंपैशन, हैव लव टूवर्ड्स एनिमल्स and your parents and your elders, and you write your own story, you write your own karma, and this is, they are here only, it's heaven and नर्क और स्वर्ग यहीं पर है। तो आप खुद चुन रहे हैं अपना नर्क और स्वर्ग, तो सोच समझ के चुनिए। थैंक यू आरती जी, आपने इतना टाइम दिया, और आपकी सारी बातें बहुत वैल्यूएबल भी हैं। आप एज अ वुमेन बहुत इंस्पायर करते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू। सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे और गेस्ट को बुलाएंगे जो अपनी स्टोरीज से आप सबको इंस्पायर करेंगे। सो कीप वॉचिंग यूथक्वेक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।